फरवरी 2025 को एक मार्च ने उन लोगों के लिए मौन व्रत रखा जो ये सोचते थे कि बीजेपी यमुना को साफ कर देगी। आज ठीक 9 महीने बाद यमुना की ये तस्वीरें सामने आ रही है। हमें हर जगह ये देखने को मिलता है कि यमुना पे काफी काम चल रहा है। स्टिल यमुना की ये हालत कैसे? क्या काम करने का सिर्फ नाटक हो रहा है या फिर इसके पीछे एक बड़ा रीजन है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप ऋग्वेद को उठाओगे तो उसके 10वें मंडल में आप यमुना का नाम देखोगे। तो सवाल यह उठता है कि पिछले 70 सालों में जो सरकार नहीं कर पाई, क्या वो बीजेपी 3 साल में कर देगी? क्या यमुना को वापस जिंदा किया जा सकता है? आइए जानते हैं इसी वीडियो में। देखिए, यह समझने से पहले यमुना को साफ करना इतना बड़ा चैलेंज कैसे बन गया, हमें यह समझना पड़ेगा कि उसके पीछे का इतिहास क्या है। आखिर यमुना इतनी गंदी हुई कैसे? यमुना उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और फिर हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यह नदी हमेशा से हिंदू में पवित्र मानी जाती है। हिंदू परंपरा में यमुना नदी को कालिंदी भी कहा जाता है। भागवत पुराण में यमुना नदी को कृष्ण जी की चौथी पत्नी के रूप में वर्णित किया गया है। यमुना को सूर्य की बेटी और यम की बहन भी माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इसके जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के कष्ट भी कम हो जाते हैं। ऋग्वेद से लेकर महाभारत तक हर जगह इसका जिक्र है। ऋग्वेद के 10वें मंडल स्तुति सूक्त में इसका नाम आता है। महाभारत में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ इसी नदी के किनारे बसाई गई थी और हजारों साल तक यमुना का पानी इतना साफ था कि उसे सीधा पिया जाता था। यमुना के किनारे विश्राम घाट और केसी घाट जैसे बड़े बड़े सैकड़ों घाट बने हुए थे, जहां हिंदू रोजाना पूजा और स्नान किया करते थे। इनफैक्ट राजा अम्बरीश, राजा शांतनु, ऋषि अगस्त जैसे कई बड़े बड़े लोगों ने यमुना के किनारे वैदिक रिचुअल किए हैं। और इसके अलावा यमुना के किनारे भाई दूज, कुंभ और छठ जैसे बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। कारण पता है, लोग उस टाइम पे यमुना को माता के समान मानते थे और इसलिए वो सम्मानजनक व्यवहार करते थे। इसी कारण लोग उसमें कुछ भी ऐसा नहीं डालते थे जो कि उसको नुकसान पहुंचाए या फिर नदी को प्रदूषित करे। सिर्फ ऑर्गेनिक चीजें जैसे फूल पत्ती, तुलसी, बेलपत्र आदि ऐसी चीजें जो कि आगे चलकर मिट्टी में परिवर्तित हो जाए, ऐसी चीजें ही डाली जाती थी। और इसी कारण यमुना का जो इकोलॉजिकल सिस्टम है वो हमेशा मेंटेन रहता था। आप इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बाबर के टाइम पे यमुना का पानी काफी साफ था। मुगल काल में गंगा यमुना नदियों को काफी पवित्र माना जाता था और दिल्ली के आसपास के सभी क्षेत्रों में ये जल स्रोत का प्रमुख केंद्र हुआ करती थी। यानी बात बिल्कुल साफ है कि यमुना का पानी हमेशा से शुद्ध नदी की तरह मेंटेन किया गया था। लेकिन फिर भारत के ऊपर अंग्रेजों का शासन आता है। इसी दौरान 1911 में किंग जॉर्ज V कोलकाता को छोड़कर दिल्ली को अपनी राजधानी बना लेते हैं और इस निर्णय के बाद में अंग्रेजों ने दिल्ली को नए नए तरीके से डिजाइन करने का फैसला किया। सर एडविन ल्यूटस और हर्बर्ट बेकर इनको प्लान बनाने का काम दिया गया था कि दिल्ली को नए तरीके से डिजाइन किया जाए। ल्यूटस ने पूरी दिल्ली को मॉडर्न इंपीरियल कैपिटल की तरह डिजाइन कर दिया। चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े कॉलोनी के बड़े बड़े बंगलों की कॉलोनीज और सेंट्रल एक्सेस पे राष्ट्रपति भवन। लेकिन उसका ध्यान सिर्फ ब्रिटिश एटलस के कंफर्ट पर था। पुरानी दिल्ली की गंदगी और पॉपुलेशन पर कुछ भी ध्यान नहीं दे रहा था वो व्यक्ति। और इसके बाद अंग्रेजों ने बनाया ड्रेनेज सिस्टम। गलती ये हुई कि अंग्रेजों ने ड्रेनेज सिस्टम बनाने के दौरान सबसे आसान तरीका चुन लिया, यानी दिल्ली का जो सारा गंदा पानी है वो यमुना की तरफ मोड़ दिया। यह वही समय था जब यमुना को ऑफिशियली सीवेज ड्रेन की तरह ट्रीट करना चालू कर दिया गया था। ऊपर से अंग्रेजों ने वेस्टर्न यमुना कैनाल, ईस्टर्न यमुना कैनाल, ताजेवाला बैराज, ओखला बैराज और आगरा कैनाल, इस टाइप के कई बैराज और कैनाल्स बनवा दिए। यानी यमुना का जब भी शुष्क टाइम होता था तो उसका सारा पानी हरियाणा और यूपी के खेतों में डाइवर्ट होने लग जाता था। यानी रिवर का जो नेचुरल अपने आप को क्लीन करने का जो सिस्टम था वो दिल्ली आते आते पानी के फ्लो के कारण बहुत ही कम हो गया। इसके अलावा अंग्रेजों ने नजफगढ़ झील को सुखाकर नाला बना दिया गया और उसी को आज नजफगढ़ डैम के नाम से जाना जाता है। यह वही ड्रेन है जो कि यमुना के प्रदूषण में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। नजफगढ़ अकेले ही यमुना में सबसे अधिक गंदगी छोड़ता है। हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार नजफगढ़ ड्रेन 800 मिलियन गैलन सीवेज यमुना में प्रवाहित करता है। नजफगढ़ और शहादरा ड्रेन मिलकर दिल्ली में यमुना के प्रदूषण का 84% के लिए जिम्मेवार है। और इन सब से हुआ ये कि यमुना धीरे धीरे गंदी होना शुरू हो गई। आगे चलकर 1947 में देश को कॉलोनियल पावर से आजादी तो मिल गई,
लोग यह भी सोचने लगे कि अब यमुना के हालात सुधरेंगे, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। जब ब्रिटिश इंडिया को छोड़कर गए थे तो उन्होंने इंडिया को पूरी तरीके से लूट लिया था। इससे हुआ ये कि उस समय भारत जो सोने की चिड़िया हुआ करता था, वो अब गरीबी और बेदाली में घुस गया। और यह सब काफी नहीं था कि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से रिफ्यूजीज की एक ऐसी फ्लड आई जो इंडिया से बचा खुचा इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी कोलैप्स होने लगा। दिल्ली पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा। जहां पूरे इंडिया का पॉपुलेशन 1.3% से ग्रो कर रहा था, वहीं दिल्ली का 6% से भी ज्यादा हो गया। 1941 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की आबादी 9 लाख थी और वहीं 1951 में यह बढ़कर 17 लाख हो गई। यानी अगले 10 साल में दिल्ली की आबादी में 90% से भी ज्यादा की वृद्धि हुई। यह पार्टीशन के बाद पाकिस्तान से आए हुए लोगों का सीधा प्रभाव था। केवल एक ही दशक के अंदर दिल्ली की पॉपुलेशन उसकी कैपेसिटी से बहुत ज्यादा होने लगी। ऊपर से जो ग्रोथ थी वो भी नेचुरल नहीं थी, एकदम फोर्सफुल थी। धीरे धीरे नदी के पास नई नई कॉलोनियां बनाई गई। समझिए, यमुना का गंदा होना यहाँ से स्टार्ट हो गया था। फ्लड प्लेन वो जगह है जहाँ से नदी अपना नेचुरल रिचार्ज करती है, लेकिन वहाँ पर तो कॉलोनियाज बन गई थी। और इन कॉलोनीज की दिक्कत सबसे बड़ी यह थी कि ये अनियोजित थी, बिना किसी प्लानिंग के। मतलब ना कोई सीवर लाइन और ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम। जो भी कुछ वेस्ट निकलता वो नालों के थ्रू होता हुआ सीधा यमुना में जाता। इस वजह से यमुना एक धीरे धीरे ओपन सीवर बन चुका था। ऊपर से यहाँ पर दिक्कत ये थी कि उस समय दिल्ली तो छोड़ो, देश के हालात भी बहुत बुरे थे। नेचुरली सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी थी कि हम कैसे भी करके सर्वाइव कर ले, जो कि ऑब्वियस भी था। अगर मैं आपसे कहूँ आपकी भूखमरी वाली जिंदगी हो तो क्या आप पोल्यूशन पे और गंदगी पे ध्यान दोगे? बस यही कारण रहा था कि उस समय यमुना को लेकर कोई भी स्ट्रिक्ट पॉलिसी नहीं बनाई गई थी। पानी और सीवेज को इतनी प्रायोरिटी नहीं मिली थी। और उसके बाद नेहरू जी का मानना यह था कि भारत को मॉडर्न बनाना है तो एग्रीकल्चर से ज्यादा स्टील पावर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री में ध्यान देना पड़ेगा। और इसी के चलते दूसरी पंचवर्षीय योजना 1951 से 1961 के बीच लाई गई, जिसमें बड़े बड़े स्टील प्लांट लगाए गए। और इसी अवधि में दिल्ली का औद्योगिक विकास सबसे तेज हुआ था और एक्सपेंशन के लिए दिल्ली में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी की गई। साउथ दिल्ली में ओखला इंडस्ट्री स्टेट, वजीपुर में स्टील और मेटल इंडस्ट्री, मायापुर में स्क्रैप और मशीनरी इंडस्ट्रीज। अब वहाँ पर दिक्कत सबसे बड़ी यह थी कि गवर्नमेंट ने बिना कोई एक्स्ट्रा चेक के बड़ी बड़ी कंपनियों को अलाउंस देना चालू कर दिया था। और उसका साइड इफेक्ट ये निकला कि धीरे धीरे बड़ी बड़ी कंपनियां अपना जो साइड वेस्ट था वो यमुना में निकालने लगे। और इस वजह से दिल्ली का जो अर्बन ग्रोथ है वो भले ही फुल तेजी से हुआ, लेकिन प्रदूषण को लेकर कोई भी खास एक्शन नहीं लिया गया था। जो अल्ट्रा जो ड्रेस ओरिजिनली स्ट्रॉन्ग वाटर के लिए बनाए गए थे वो धीरे धीरे सीवेज के लिए यूज होने लगे थे, जिससे यमुना धीरे धीरे समय के साथ और गंदी होती चली गई और शहर के सभी नाले गटर बनना शुरू हो चुके थे, जिससे यमुना का पानी काला होना शुरू हो गया था। समय के साथ साथ इंडस्ट्रियल बैटल्स फैलते गए और हजारों माइग्रेट वर्कर्स यमुना के किनारे स्लम में, और यह स्लम्स पूरी तरीके से यमुना पे डिपेंड हुआ करते थे। और इनका जो पूरा सीवेज था और सॉलिड वेस्ट भी वो सब यमुना में जाने लगा था। मतलब ये कि इस समय तक यमुना को डंपिंग रिवर की तरह यूज करना चालू कर दिया था लोगों ने। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से कुछ भी प्रयास नहीं कर रही हो। वास्तव में उस समय दिल्ली का जल बोर्ड बनाया गया था। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाने की शुरुआत वहीं से हुई थी, लेकिन उस समय कैपेसिटी बहुत छोटी हुआ करती थी STP की। STP मात्र 20 से 30% ऑफ सीवेज को ही ट्रीट कर पाते थे। बाकी का जो सीवेज था वो सीधा यमुना में गिरता था। और बाकी 1993 में भारत सरकार और जापान सरकार मिलकर यमुना एक्शन प्लान का पहला चरण शुरू किया था। यह परियोजना अपने स्टार्टिंग दौर में कुछ ज्यादा सफल नहीं रही थी और आगे चल के ये बिल्कुल अधूरी रह गई थी। इसके बाद 1998 में शीला दीक्षित की कांग्रेस सरकार बनी थी और फिर वहां पर यमुना का काम बड़ी ही तेजी से हुआ था। बहुत सारे प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, बट अफसोस इस बात का है कि भले ही प्रोजेक्ट पर हजारों करोड़ रुपए लगाए गए थे, बट वो पूरी तरीके से नाकाम रहे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सीवेज STP तक पहुंच ही नहीं पाता था। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि यमुना पे जितने भी पैसे लगाए गए थे वो सब बर्बाद थे। और ऊपर से आपको भी पता है दोस्तों कि इंडिया के अंदर करप्शन कितनी ज़्यादा लेवल पे फैला हुआ है। सरकार कितना भी पैसा लगा ले, बट वो स्कीम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। वो पॉलिसी कभी ठीक से इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाती थी। और यही सेम हुआ था इन प्रोजेक्ट के साथ में। आप अभी अगला एग्जांपल ले लो वरुण गुलाटी का। उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी जिसमें आज भी फैक्ट्री में जो ओपनली यमुना का वेस्ट डंप कर रहे हैं उनको DPCC ऑफिसर्स घूस लेकर सेटल कर रहे थे।
अब इस बात से हुआ ये कि दिल्ली की यमुना और भी गंदी होती गई और दूसरी तरफ पॉपुलेशन और ज्यादा बढ़ रही थी। 2001 में दिल्ली की पॉपुलेशन 1.39 करोड़ थी, 2011 में 1.82 करोड़ तक पहुंच गई थी। यानी ये कि यमुना पर अब करोड़ों लोगों का प्रेशर आ चुका था। दिल्ली रोजाना 3800 LLD सीवेज प्रोड्यूस करती थी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जो STP बनाए गए थे उनकी कैपेसिटी मात्र 2400 MLD के आसपास थी। एक्चुअल में जो सीवेज लाइन से STP के पास पहुंचता था वो था 1500 MLD के पास में। मतलब ये कि 2300 MLD का अनट्रीटेड सीवेज सीधा यमुना में जा रहा था और इस सब से यमुना बहुत ज्यादा प्रदूषित हो रही थी। 2015 में अरविंद केजरीवाल की सरकार एक नई उम्मीद लेकर आई थी कि हम यमुना को साफ कर देंगे। देखिए पिछले 4 दशकों में यमुना सिर्फ एक नाला बनकर रह चुकी है। कांग्रेस के यमुना पर एक्शन प्लान बर्बाद हो चुके थे और बीजेपी की राज्य सरकार भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अब जो दिल्ली के लोग हैं वो बैक ऑफ द माइंड ये चाहते थे कि हमें जो यमुना को वापस से जिंदा कर दे ऐसी सरकार हमें चाहिए। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने लोगों के इसी सेंटीमेंट को पकड़ा और अपने अनेक वादों में कहा कि हम दिल्ली को साफ कर देंगे, कि लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने आएंगे। बट जो सच्चाई है वो हम सबको पता है। देखिए पिछले 70 सालों में यमुना का जो नुकसान हुआ है उसे भरना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार ने लोगों से ये वादा किया है कि वो आने वाले 3 साल में यमुना को काफी हद तक साफ कर देंगे। क्या लगता है आपको, क्या ये सच्चाई है या फिर ये भी औरों की तरह झूठी वादे देकर अपना काम निकाल कर चले जाएंगे? और आपसे एक बड़ा सवाल, आपको क्या लगता है रेखा गुप्ता जो साफ पानी के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, क्या वो सच में यमुना को साफ करना चाहती है? यह वीडियो काफी लंबा हो चुका है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यमुना से जुड़े हुए बाकी सवाल, इसकी प्रॉब्लम कहां से जन्म लेती है और इसकी क्या क्या सॉल्यूशन है, हम अपना योगदान कैसे दे सकते हैं, सब बात करेंगे अगले पार्ट में। ऐसे वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है और टीम की ज़रूरत होती है जिसमें बहुत सारी मनी भी इन्वेस्ट होती है। सपोर्ट के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।